Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा TGT PGT होम साइंस। गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा पेपर है वो प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 PGT का है। और इससे पहले के पेपर में जो इसी चैनल पर करा चुकी हूँ, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और आपको LT का नोटिफिकेशन आ गया, उसका भी आपको पता चल गया होगा। तो इससे पता चलता है कि TGT PGT की परीक्षा भी जल्दी होने वाली है। तो आप लोग हताश मत होइए, निराश मत होइए, अपने कार्य को समय पर करते रहिए और हारना मना है। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो वो 1956, 1975, 1986 या 1996। तो इसका राइट आंसर होगा 1986। आप लोग चाहें तो इसका जो व्याख्या दी है वो पढ़ सकते हैं, और अगर मैं पढ़ती हूँ तो और समय ज़्यादा लगेगा, तो आप देख सकते हैं इसे रोक के वीडियो को। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो श्रव्य साधनों द्वारा, दृश्य साधनों द्वारा, इससे भी होती है, फिर इससे भी होती है। सबसे प्रभावशाली पूछा है इसने, वह हमें बताना है। श्रव्य दृश्य साधनों से भी होती है, व्यवहारिक अनुभव द्वारा। तो इसका जो सबसे अधिक अधिगम होगा हमारा, वो व्यवहारिक अनुभव द्वारा। मतलब हम करके सीखेंगे जब हमें अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। इसका भी ये व्याख्या दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। सेल्फ हेल्प फीचर में क्या आते हैं, तो वो हुक व अच्छिका, बटन एवं काज, रिबन एवं डोरी, इलास्टिक एवं चुटपुट। तो इसमें जो सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं वो होते हैं इलास्टिक एवं चुटपुट। ये सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ब्लर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है सामुदायिक। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये थर्ड प्रश्न की व्याख्या दी हुई है। और चौथा प्रश्न है हमारा सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो ये सभी को पता होगा। 2 अक्टूबर 1952, 2 सितंबर 1954, 2 नवंबर 1956, 10 अक्टूबर 1958। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952। इसका वो पहला ही इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये पूरी व्याख्या दी हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये भी आप लोगों को पता होगा। किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन, यानी अधिक प्रोटीन की नहीं, उससे भी अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो किस अवस्था में होती है। बाल्यावस्था में भी होती है, किशोरावस्था में भी होती है, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था, वृद्धावस्था। जो सबसे अधिक पूछा है वो है थर्ड वाला, यानी सबसे अधिक प्रोटीन की हमें ज़रूरत होगी तो वो गर्भावस्था और
धात्री अवस्था में होगी। तो इसकी भी व्याख्या दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। तो 1989 में, 1972 में, 1975 में, 1979 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फर्स्ट ही 1989 में। इसकी भी व्याख्या दी हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया, यानी पारित हुआ था 1954 में, और जो लागू किया गया वो कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यही हो जाएगा 1 जून 1955 में पूरी तरह लागू हो गया था। और जो अगर पूछा जाता पारित कब हुआ था, तो पारित हुआ था 1954 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए इसकी भी व्याख्या दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं व्याख्या। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? तो वातावरणीय दशाएं, विपत्ति, पोषक पदार्थों की कमी या संक्रमण। जो एंटीबॉडीज हैं वो किसके विरुद्ध लड़ते हैं? वो लड़ते हैं संक्रमण के विरुद्ध। यानी एंटीबॉडीज कब काम करते हैं? जब हम परेशान हो जाते, बीमार पड़ जाते हैं, उस समय हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं, जिसकी एंटीबॉडीज जो वो संक्रमण से लड़ने का कार्य करते हैं। एंटीबॉडीज देखिए, ये पढ़ लेते। एंटीबॉडीज संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंटीबॉडीज शरीर को बीमारियां, संक्रमणों से लड़ने की क्षमता देता है। एंटीबॉडीज से मानव शरीर की रोग विरोधक क्षमता व ताकत में वृद्धि होती है और शरीर को हानिकारक जीवाणुओं से सुरक्षित रखता है। यानी जिसकी एंटीबॉडीज मजबूत होगी वह बीमार कम पड़ता है। मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व हैं। तो मानव व्यवहार में प्रेरणा के तत्व कौन से हैं? ये हमारा क्वेश्चन होम मैनेजमेंट से है। तो इसमें पहला मूल्य, स्तर, लक्ष्य। तो ये तीनों ही हमारे प्रेरणा के तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 4th, यानी मूल्य, लक्ष्य, स्तर। तीनों ही इसे प्रेरणा के तत्व कहे जाते हैं। आगे देखते हैं, मानव व्यवहार में मूल्य, स्तर, लक्ष्य मानव व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति को प्रेरणा विभिन्न स्रोतों जैसे मूल्य, लक्ष्य, सामाजिक स्तरों, आर्थिक स्तरों आदि से प्राप्त होती है। प्रेरणा ही व्यक्ति को उसके चहुमुखी विकास में सहायता करती है। अगर हम प्रेरित न हों तो हम नहीं पढ़ेंगे, और अगर मैं प्रेरित नहीं होती तो आप लोगों को यहाँ नहीं पढ़ाती। इसमें प्रेरणा का भी मुख्य रोल होता है। कहीं न कहीं से प्रेरित इंसान होता है तभी अपने कार्य को करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पेशियों में थकावट किसके जमा होने से होती है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड। तो जो पेशियों में थकावट होती है वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होती है। देखिए,
सॉरी पेशियों में थकावट लैक्टिक एसिड के अत्यधिक निर्माण स्वरूप जमा हो जाने पर अनुभव होती है। निरंतर कार्य करने के फलस्वरूप पेशियों को लगातार आकुंचन करना पड़ता है, जिससे इसमें उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है व उनमें लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। लैक्टिक एसिड की अत्यधिकता के कारण थकावट का अनुभव होता है। जब थका हुआ व्यक्ति थोड़ा आराम करता है तब यह लैक्टिक एसिड ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप थकान कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से या परिवहन तंत्र से। तो जो रेक्टम वाला भाग है वो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। पहला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कटलरी के अंतर्गत आते हैं चम्मच, छलनी, कद्दूकस, चम्मच, चाकू, छलनी, कांटे, कद्दूकस, चम्मच, चाकू, कांटे, चम्मच। तो इसका राइट आंसर होगा वो चौथा हो जाएगा, चाकू, कांटे, चम्मच। टेबल एटिकेट्स में आता है क्या? तो खाने में भी विभिन्न व्यंजन खाने में सुविधा होती है। ये टेबल एटिकेट्स में आते हैं। भोजन दौरान कटलरी का प्रयोग करना पश्चिमी सभ्यता की देन है। यानी ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी सभ्यता की देन है। तो ये देन है वो पश्चिमी सभ्यता की देन है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? तो इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? तो ज्ञान है, शक्ति है, रुचि है, धन है। तो हमें मानवीय साधन जो यानी मानवीय अमानवीय दो होते हैं। इनमें से जो मानवीय होते हैं वो मानव के अंदर निहित होते हैं। मतलब उसे न कोई चुरा सकता है, न देख सकता है, न कोई भी उस पर अधिकार जमा सकता है। तो ये मानवीय में आते। अमानवीय कोई चुरा भी सकता है, देख भी सकता है, ऐसा है। वो सब किसमें? अमानवीय में आते हैं। तो इसमें ज्ञान भी कोई किसी का चुरा नहीं सकता, शक्ति भी किसी की कोई चुरा नहीं सकता, रुचि भी किसी की कोई नहीं ले सकता, धन है, धन अगर किसी का मिल जाए तो चुरा लिया जाता है। तो हर कोई नहीं चुराता है, चुराने वाले चुरा लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 4th हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, ये व्याख्या दी है, आप लोग पढ़ सकते हैं क्या है मानवीय अमानवीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कठपुतली एक दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है। दृश्य श्रव्य साधन है, इनमें से कोई नहीं। कठपुतली आप लोगों ने देखी होगी, राजस्थान में भी और अन्य देशों में, अन्य राज्यों में भी है। तो वो है दृश्य, यानी कठपुतली बोलती भी है और दृश्यित भी होती है। तो वो दृश्य श्रव्य साधन है, दोनों ही होती है। दृश्य और श्रव्य दोनों ही होती है। अगर ये हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सॉरी।
कठपुतली दृश्य श्रव्य साधन का एक उदाहरण है। कठपुतली के खेल के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों प्रथाओं को उजागर करने साहसिक नैतिक व शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से परिवर्तन व जागरूकता का संदेश मनोरंजक प्रकार से दिया जाता है। कठपुतली का खेल मनोरंजक ढंग से संप्रेषण करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है 14 यानी 15। सिर के लिए सामान्य पट्टी बांधी जाती है। सिर के लिए सामान्य पट्टी बांधी जाती है तो कौन सी? सिर के लिए 2 पट्टियों की ज़रूरत होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिर के लिए सामान्य पट्टी कैसी होती है? चौकोर, लंबी, सष्टी, त्रिकोणी। तो सिर के लिए कैसी पट्टी होनी चाहिए? सॉरी, सिर के लिए कैसी पट्टी होनी चाहिए? तो सिर के लिए त्रिकोणी पट्टी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगर लंबी है तो 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है, ये देख लेते हैं। सिर पर चोट लगने पर सामान्य त्रिकोणी पट्टी बांधी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा में पट्टी एक आवश्यक व महत्वपूर्ण सामग्री है। पट्टियों के 2 प्रकार होते हैं, त्रिकोणी और लंबी। पट्टियों को बांधने के 3 प्रकार हैं, त्रिकोणी पट्टी और चटेदार पट्टी और लुढ़कती पट्टी। ये 3 प्रकार बांधने के हैं। और जो पट्टियों के प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, त्रिकोणी और लंबी पट्टी। इसमें में चिपकने वाली और न चिपकने वाली भी होती है, वो नहीं माना जाता है। इसमें ये त्रिकोणी और लंबी ही मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं। तो ताने और बाने के धागे किसमें रंगे जाते हैं? ये आप सबको पता होगा। बांधनी में, पटोला में, या इनमें से कोई नहीं, दोनों में। तो जो ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं वो हमारे पटोला में रंगे जाते हैं। ये दिया हुआ है इसमें। ताने और बाने के धागे पटोला में रंगे जाते हैं। पटोला एक प्रसिद्ध कलाकारी है जिसका संबंध गुजरात एवं काठियावाड़ से है। पटोला वस्त्र कलाकारी के अंतर्गत ताने एवं बाने के धागे से फूल, नर्तक एवं हाथी आदि चित्रों को रंगा जाता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी में, आप लोग देख सकते हैं। ये सभी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन हैं। पटोला कलाकारी वस्त्र काठियावाड़। पटोला कलाकारी वस्त्र काठियावाड़, अहमदाबाद, गुजरात, उड़ीसा, ये चारों के चारों दिए हुए हैं उसमें, यानी एनसीईआरटी क्लास 11 की में ये सभी दिए हुए हैं। आदि स्थानों के साथ साथ विश्व में भी प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? तो कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? आय, शारीरिक आवश्यकता, व्यवसाय। तो ये सभी परिवार नियोजन को प्रभावित करेंगे। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, यानी 4th होगा इसका, यानी इसकी व्याख्या दी है, ये आप लोग पढ़ सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18। फल और सब्जियां किसके अच्छे स्रोत हैं? विटामिन के, पानी के, ऊर्जा के, प्रोटीन के। तो फल और सब्जियों से प्रोटीन तो नहीं मिलती, न ऊर्जा मिलती है, पानी तो मिलता है, पर यानी इसके अच्छे स्रोत पूछे हैं तो अच्छे स्रोत कौन से होंगे? विटामिन होंगे। विटामिन के अच्छे स्रोत हैं फल और सब्जियां हैं, ये आप देख सकते हैं।
फल एवं सब्जियां विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन शरीर को रोगों, बीमारियों एवं संक्रमण से बचाने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन सी स्कर्वी नामक रोग से बचाता है। विटामिन बी1 बेरी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। इसी प्रकार अन्य विटामिन शरीर व त्वचा की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। विटामिन एक प्रकार के सक्रिय कार्बनिक तत्व होते हैं जो शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित व नियमित करते हैं। विटामिन शब्द की खोज पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ग्लेजिंग दी जाती है। ग्लेजिंग किससे दी जाती है? तो नैपिंग से। ये तो नैपिंग तो एक क्या है, फिनिशिंग है शायद। साइजिंग, ये भी साइजिंग की जाती है, फिनिशिंग है। गोंद और स्टार्च से जो ग्लेजिंग दी जाती है वो गोंद और स्टार्च से दी जाती है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक और देख लेते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये सभी को पता होगा। तो टाइडमैन, पियाजे, डार्विन, फेयर। तो ये लैंग्वेज ऑफ थॉट द चाइल्ड ये पियाजे द्वारा लिखी गई है। ये कब लिखी है ये इसमें दिया हुआ है। लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक जीन पियाजे जी हैं। जीन पियाजे एक स्विस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी थे। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत का विकास किया गया है। जीन पियाजे की अन्य पुस्तकों में द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड आदि सम्मिलित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगी LT के क्वेश्चन, जो भी GK GS के साथ हैं वो सभी होंगे। जितने भी पेपर हुए हैं LT के अब तक वो सभी कराने वाली हूँ। तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।